हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 8 और क्लास 9 के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो जीवन है हमारा, उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका, उत्तक, अंग या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम जो है कोशिका का खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी विल्डेयर, ऑप्शन नंबर डी ड्यूट्रोचैट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया था तो याद रखिएगा सन 1665 ईस्वी में किया था। और उसके बाद किस में देखा था तो इन्होंने देखा था कॉर्क ऊतक में देखा था, कॉर्क टिश्यू में देखा था। लेकिन वो जो कोशिका थी वो बिल्कुल क्या थी, डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। 2-4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज सर्वप्रथम सबसे पहले 1665 में किया। किस में किया था, कॉर्क ऊतक में किया था। लेकिन वो कोशिका कैसी थी, बिल्कुल डेड थी, मरी हुई कोशिका थी। उसके बाद यहाँ पर और भी सवाल आ सकता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये भी ल्यूवेनहॉक, ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। खैर लेकिन अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है तो आप याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है आपका शुक्राणु। शुक्राणु को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्पर्म कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ओवा। और सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। चलिए, तो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इनमें से कौन कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर या तो ऊर्जा का परिवहन करने वाला माना जाता है। अब देखिए कोशिका में ऊर्जा बनाता कौन है, ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का घर हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन उस ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, पूरा सेल में जो ऊर्जा का ट्रांसफर है वो ट्रांसफर कौन करता है, एनर्जी का ट्रांसफर कौन करता है। तो याद रखिएगा जो एनर्जी का ट्रांसफर करने वाला है वो होता है गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज किन्होंने किया था, तो याद रखिएगा गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है या तो बिजली घर कहलाता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसे कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूत्रकनिका, ऑप्शन नंबर बी रसधानी, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा घर या बिजली घर किसे कहते हैं, सूत्रकनिका को कहते हैं। इसी का अंग्रेजी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा अल्टमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए कोशिका में प्रोटीन का भी निर्माण होता है, लेकिन प्रोटीन का फैक्ट्री कहा किसे जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी केंद्र। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन बनाता कौन है, तो बनाता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन का फैक्ट्री कौन होता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, कोशिका का मैनेजर या मस्तिष्क किसे कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका सेल। सेल का अगर आकार पूछे कि कोशिका का आकार कैसा होता है, तो उसका आकार अनियमित होता है, कोई उसका फिक्स आकार नहीं होता है। लेकिन ये कोशिका के बीच में होता है, आपका केंद्रक होता है, सेंटर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया आपका। तो ये जो है सेंटर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, कोशिका का मैनेजर या तो मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 8 का ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही या 2 में ही शायद से मैंने करा रखा आपको कि जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया था? 1674 में किया था। लेकिन मृत कोशिका का जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? तो इन्होंने केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था बच्चों? केंद्रक का खोज किया था। लुई पास्चर, ये आपको सूक्ष्म जीव में मैं अच्छा से बताऊंगा इनके बारे में, जिन्होंने पाश्चुरीकरण का खोज किया, पाश्चुरीकरण के बारे में बताया। तो इसके लिए 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रसधानी के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका तो ये हो गया आपका, तो कोशिका का ये बीच वाला जो हो गया आपका केंद्रक, और इस तरह करके डॉटेड कुछ रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके रसधानी। तो रसधानी का जो बाहरी झिल्ली मान लेते हैं, ये हो गया रसधानी, इतना सा बड़ा, चलिए मान लेते हैं कि ये इतना सा बड़ा हो गया आपका रसधानी। तो ये जो बाहर वाला झिल्ली आपको दिख रहा है, ये बाहरी झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली, तो इस बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी गोल्जिका, ऑप्शन नंबर सी सूत्रकनिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये टोनोप्लास्ट, याद रखिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा? ओवा। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु, ओवा को हिंदी में अंडाणु। लेकिन सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो हो जाएगा न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? देखिए, जो कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी है वो किनके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए स्लाइडन और स्वान, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी स्वानसन, और ऑप्शन नंबर डी ए के शर्मा। तो जो कोशिका सिद्धांत है यानी कि सेल थ्योरी है वो आपका स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या हुआ? ओमिनी सेलुला ई सेलुला का मतलब हुआ, ओमिनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पूर्ववर्ती, सेलुला का मतलब हुआ सेल यानी कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका से सेलुला यहाँ पर हो गया न्यू सेल यानी नई कोशिका, यानी कि जो भी नई कोशिका बनती है वो आपका किससे बनता है? पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनता है, याद रखिएगा। तो ये ओमिनी सेलुला, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इनमें से कौन है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? तो ये मान लेते हैं कि ये हो गया जंतु कोशिका का पिक्चर। आप जंतु कोशिका के मध्य में आपका क्या होता है? तो इसके मध्य में हो गया आपका केंद्रक हो गया, ठीक है? इसमें और भी आपका छोटा-छोटा सा इस तरह करके देखने को मिलता है, रसधानी वगैरह इस तरह करके पिक्चर देखने को मिलता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर हो गया आपका। तो बोल रहा है कि क्या जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो राइबोसोम जंतु कोशिका में होता है, लाइसोसोम भी जंतु कोशिका में होता है, कोशिका झिल्ली भी जंतु कोशिका में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, यानी कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? बड़ा ही इजी सा सवाल है। कोशिका का आत्मघाती थैला यानी कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपरद्रवी जालिका या फिर गोल्जी का है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी सवाल है। अभी अभी जस्ट बताएं कि ये हो गया आपका जंतु कोशिका, तो ये जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण, ये जो बाहर वाला आपका हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति तो जंतु कोशिका में नहीं रहती है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम। अब देखिए, केंद्रक तो आपका अंदर रहता है, राइबोसोम भी यहाँ पर अंदर रहता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है ये बाहरी झिल्ली कहलाती है जंतु कोशिका के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा रहता कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होता, कोशिका भित्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, किस प्रकार की कोशिका में नाभिक विकसित नहीं रहता है? यानी कि कौन सा कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और ये एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जैसे कि ये हो गया कोशिका, कोशिका का ये हो गया केंद्रक। तो वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित रहता है उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो बोला कि केंद्रक यानी कि नाभिक विकसित नहीं रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 70s राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? अब देखिए, राइबोसोम भी जो होता है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि राइबोसोम जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक 70s होता है और दूसरा होता है 80s होता है। इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, याद रखिएगा, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट। तो 70s राइबोसोम जो है वो आपका किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपका 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे चल करके ये 70s राइबोसोम दो भागों में डिवाइड हो जाता है, 50s और 30s में। जबकि 80s भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक 60s और दूसरा 40s में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप कोशिका के पादप कोशिका में किस कोशिकांग का आकार बड़ा होता है? मतलब किस कोशिकांग का जो आकार होता है वो बड़ा होता है? तो देखिए, आपका इस प्रकार से हो गया, मान लेते हैं पादप कोशिका का पिक्चर हो गया, तो इसमें किसका आकार बड़ा होता है? तो याद रख, क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन राइबोसोम का, रसधानी, लवक या फिर केंद्र। तो इसमें जो आपका वैक्यूल है, रसधानी है, वो रसधानी का आकार जो होता है पादप कोशिका में वो क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसका सेल वॉल किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ये पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेल्यूलोज, काइटिन या फिर पेक्टिन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज होगा, और साथ में हेमी सेल्यूलोज का भी बना होता है। लेकिन आपको 9th-10th में इतना ही याद रखना है कि पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। अब आते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये काइटिन। काइटिन जो होता है आपका, वो आपका बना होता है ये कवक का कोशिका भित्ति, कवक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंगाई। फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो आपका किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेल्यूलोज, काइटिन या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, बड़ी कोशिका अंडाणु, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या फिर विषाणु या फिर कवक या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दो प्रकार के होते हैं, एक पीपीएलओ होते हैं और एक एमएलओ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फिर से एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आया है कि देखिए, ये हो गया आपका कोशिका का आकार हो गया, इसके अंदर में जो है वो आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया केंद्रक। 1 मिनट में इसे फिर से समझा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका कोशिका और ये हो गया आपका केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर में इस प्रकार से होते हैं गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, 23 जोड़ी है, 22 जोड़ी है या फिर 44, 46, या ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों। देखिए, जोड़ी में बोलेगा तो 23 जोड़ी याद रखिएगा, और अगर नंबर में बोलेगा तो नंबर में 46 याद रखिएगा। इसलिए मैंने एक और ऑप्शन ऐड कर रखा है, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। जोड़ी में 23 जोड़ी और संख्या में 46, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, और बाकी का जो एक जोड़ी होता है वो आपका एलोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि मनुष्य में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? डीएनए, आरएनए, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम? आरएनए में अभी मैंने बता रखा था थोड़ी देर पहले कि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि डीएनए क्या होता है? अब देखिए, ये जो हो गया आपका कोशिका हो गया, इस कोशिका के अंदर में आपका क्या हो गया? केंद्रक।
फिर मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर में इस प्रकार से गुणसूत्र, जब इस गुणसूत्र को आप इस तरह से खोलिएगा तो इस तरह से आपको डबल हेलिक्स संरचना मिलेगा, कुछ इस प्रकार का संरचना मिलेगा डबल हेलिक्स। बस इसी संरचना को हम लोग कहते हैं डीएनए, और यही डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। खैर आगे आप लोगों को पता चलेगा कि इस डीएनए के जो छोटा-छोटा खंड युक्त टुकड़ा होता है वो कहलाता है जीन, और जीन के कारण ही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में जीन नहीं दे रखा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। डीएनए कहाँ रहता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पर है, कोशिका के केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 24, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? मतलब सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। क्यों? क्योंकि विषाणु को, वायरस को ना तो सजीव माना जाता है और ना तो निर्जीव। जब ये निर्जीव में रहता है तब ये निर्जीव के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव प्राणी में आता है, उसके बॉडी में आता है, तो ये क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है और अपना कॉपी बनाने लग जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से दे रखा है, यहाँ पर नंबरिंग में शायद से मिस्टेक हो रखा है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 24 ही बोल रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? देखिए, अल्टमैन ने, वेल्डेयर ने, फिलाइन ने या फिर डी डुवे ने। तो इसका भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अल्टमैन का खोज जो है वो आपका सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है आपका अल्टमैन ने किया था। 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, तो आरएनए में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? अभी देखिए, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अगर इसके फुल फॉर्म पर जाइएगा तो आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोज यानी कि ग्लूकोज का जो मात्रा होता है वो कितना होता है, 2। जबकि आरएनए में जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि उसमें कितना होता है, राइबोज का मात्रा मात्रा 1। तो आरएनए में ग्लूकोज के कितने अणु होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसको भी मैंने करा रखा है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आरएनए। देखिए, निर्माण करता है आरएनए, लेकिन वो प्रोटीन फिर जाकर जमा कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट उन्हीं जीवों में पाया जाएगा जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जंतु कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं। पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? है। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ये भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, पादप कोशिका का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? देखिए, पादप कोशिका का लाइसोसोम हम लोग किसे कहते हैं? रसधानी, स्फेरोसोम, टोनोप्लास्ट, कोई नहीं। तो देखिए, जंतु कोशिका का जो आत्मघाती थैला होता है वो आपका कहलाता है लाइसोसोम, लेकिन पादप कोशिका में भी आत्मघाती थैला होता है, लेकिन उसको लाइसोसोम के नाम से नहीं बल्कि स्फेरोसोम के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, स्फेरोसोम के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, तो 30 में दे रखा है, कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी अंतःपरद्रव्यी जालिका। तो इसके लिए जो आपका अंतःकंकाल हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःपरद्रव्यी जालिका। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका में याद रखिएगा राइबोसोम के इस प्रकार से अणु उपस्थित होंगे, जबकि चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका में राइबोसोम के अणु उपस्थित नहीं होंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।